जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मूल्य ज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबाई की शिक्षा मूल्य ज्ञान की बुक में आज हम कुछ भाषा और विकास के बारे में और कुछ फैक्चुअल जानकारी देखेंगे और साथ ही साथ कुछ ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए, है ना। और इसी तरीके से बस मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। एक बात हो, पिछले कुछ 2-3 दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है, जानती हूँ उस प्यार के साथ मेरी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती है ना। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना बहुत ज्यादा बातों में समय लगाए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम भाषा और विचारों में क्या संबंध होता है ये जानेंगे, और कुछ फैक्चुअल जानकारी आ जाएगी उसको जानेंगे, और थोड़ा सा हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा आज का, मुश्किल से 10 मिनट के राउंड हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाषा, विचार, फैक्ट और कुछ ग्रंथियों के बारे में। ओके, तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या जानने वाले हैं? आज के टॉपिक में हम 3 बिंदुओं को पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में 3 बिंदुओं को पढ़ेंगे। भाषा और विचार में क्या संबंध होता है, भाषा और विचार, थोड़ा सा जानेंगे ग्रंथियों के बारे में, प्लस मस्तिष्क के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे, कुछ तथ्य से जुड़ी जानकारी देखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं भाषा और विचार में क्या संबंध। देखो भाषा और विचार में संबंध को लेकर के कुछ 4 विद्वानों को जिक्र आता है कि भाषा और विचार बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कोई कहता है कि चिंतन ज्यादा, मतलब विचार कहो चिंतन हो। कोई कहता है कि भाषा और चिंतन में विचार या चिंतन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कोई कहता है भाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई कहता है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई कहता है कि अगर आप अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हो तो आपके विचारों में भी शुद्धता आती, पवित्रता आती है। देखो ये बात बिल्कुल सही है। जब आप भाषा बोलते अच्छा हो ना, तो आपके विचार भी उस तरीके से आते हैं, व्यवस्थित तरीके से। एक बार कुछ अच्छा बोल के देखो कि भगवान करे कि तुम्हारी नौकरी मुझसे पहले लग जाए, मतलब क्योंकि उसको मान लो नीड ज्यादा है, ईश्वर करे कि हम दोनों की जॉब लगे। ऐसा अगर आप स्टूडेंट हो तो ऐसा कह के देखो एक बार, कितनी प्योरिटी उत्पन्न होती है माइंड, आई मीन हार्ट में, है ना। मतलब कितना प्योर एहसास होता है, कितनी पवित्रता का एहसास होता है ना। तो जैसा हम बोलते हैं ना वैसे ही हमारे विचार होते हैं। इस वजह से तो हमारे साइकोलॉजिस्ट लोग नहीं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाषा और विचार में बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है। आप जैसा बोलते हो ना, आप वैसे ही होते हो, क्योंकि हम जो भी एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे अंदर की अंदर दबी हुई बातें होती है। हम वही एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे अंदर चल रहा होता है। तो वही बोलो जो अच्छा हो, क्योंकि जो बोलोगे ना वही फिर फील करने लगोगे। ठीक है, क्योंकि देखो दूसरों के हाथों में मेहंदी लगाने जाते हैं तो सबसे पहले मेहंदी आप ही के हाथों में लगती है। तो बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, फटाफट से शुरू होते हैं। भाषा और विचार को लेकर के क्या क्या मत है, तो यहाँ लिख लेते हैं पहला टॉपिक भाषा और विचार। भाषा व विचार, भाषा और विचार में कुछ 4 विद्वानों के नाम आएंगे, तो वो कुछ अलग अलग तरीके से संबंध बताएंगे इसमें, और कुछ इससे जुड़ी कुछ अदर बातें भी आ जाएगी। ठीक है, तो एक विद्वान आते हैं हमारे, या साइकोलॉजिस्ट पियाजे, दूसरा ब्रूनर, फिर कुछ वाइगोत्स्की करके आते हैं, आ जाते हैं। उसके बाद कुछ स्किनर करके विद्वान आते हैं। ये 4 मत देते हैं अलग अलग। पियाजे कहते हैं कि चिंतन बहुत ज्यादा, चिंतन कहो विचार कहो, चिंतन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रूनर कहते हैं कि नहीं भाई साहब, भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जो चिंतन है वो सिर्फ आंतरिक भाषा ही और कुछ नहीं। वही वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि 2 सालों तक दोनों साथ में रहते हैं, चिंतन और भाषा। 2 साल तक, तो जब बच्चा 2 साल का होता है तब तक ये दोनों साथ होते हैं, चिंतन और भाषा। उसके बाद दोनों सेपरेट हो जाते हैं, यानी ये कहते हैं कि दोनों में कोई रिलेशन होता नहीं है। देखो मैं तो इनसे ताल्लुक रखती हूँ, इन दोनों से ताल्लुक रखती हूँ। अब देखो स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर कहते हैं कि जिसी भाषा बोलोगे ना वैसे ही आपके विचार बनेंगे, तो ये भी भाषा को प्रायोरिटी देते हैं। तो इस तरीके से कुछ भाषा और विचार में संबंध पाए जाते हैं। इसके बाद थोड़ा और देखे ना, कुछ 3-4 विद्वान, कुछ 1-2 विद्वानों के नाम लियो ना, थोड़ा सा मतलब बेसिक बातें बताएगी भाषा और विचार के बारे में। जैसे कि कुछ 1-2 कोटेशन आ जाएंगे। कोई कहता है कि भाषा जन्मजात होती है। एक चोमस्की साहब होते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट बिंदु है। और ये सेकंड, चोमस्की कहते हैं कि बच्चा भाषा जन्मजात सीखने की योग्यता लेकर के आता है, LED, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस साथ में लेके आता है। वहीं एक और विद्वान होते हैं, व्यवहारवादी विद्वान कहो, वाटसन को कुछ भी कहो, ये कहते हैं कि नहीं, बच्चा वातावरण से सीखता है, खुद साथ में कुछ नहीं लेके आता बच्चा। वहीं कुछ 1-2 बातें और आ जाएगी, जैसे कि अब कुछ हल्का सा है कि क्रंदन क्या होता है, बालक की पहली भाषा क्रंदन होती है। वहीं बबलाना क्या होता है, 2 महीने के अंतर्गत बालक बबलाना शुरू कर देता है, दा बा बू, ऐसे जो बच्चा बोलता है ना, अपने आप में अकेले खेलता है, मुंह से झाग निकालता है। कभी देखा है बच्चों को खेल लिया करते हुए, बहुत प्यारा लगता है। तो बस यही 2 महीने के अराउंड शुरू कर देना। वहीं स्वप्निल और रूपिम क्या होता है, देखो रूपिम होता है ना, भाषा की एक सार्थक इकाई होती है, छोटी सार्थक इकाई। वही स्वप्निल होता है ना, ये भाषा की सबसे छोटा ध्वनि होती है। रूपिम एक भाषा की सार्थक इकाई होती है, और स्वप्निल भाषा की कुछ ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कौन कौन से बिंदु है कि एक तो क्रंदन हो जाता है, क्रंदन है, देन बबलाना वगैरह आ जाता है, और एक रूपिम आ जाता है, रूपिम करके।
और एक स्वप्निम करके, ये अर्थ की सबसे छोटी इकाई है और ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। तो बस इतना ही गिवन था यहाँ भाषा और विचार के बारे में, क्योंकि हम बुक फॉलो करें तो बुक को पढ़े। बस मुश्किल से थोड़ा सा समय लगने वाला है, तो बस 2-5 मिनट और देख लेते हैं, देन फिनिश। इतना ही गिवन है, पेज में ज्यादा गिवन है नहीं वैसे। अब देखो थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको ग्रंथियों के बारे में। देखो ग्रंथियों में कुछ खास जाना तो है नहीं, ग्रंथियों और मस्तिष्क। ग्रंथियां ऐसे ही ओरली समझ जाएंगे, और मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखो ग्रंथियों में आप जानते हो एक होती है कुछ लैंगिक ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन महिलाओं में और पुरुषों में, थोड़ा सा लिख देती हूँ ना। एक हो जाती है हमारी पीयूष ग्रंथि, अगर ज्यादा हार्मोन स्रावित करते, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ज्यादा हार्मोन स्रावित करते तो हम लंबे वगैरह हो जाते, कम हार्मोन स्रावित करते तो वो नहीं हो जाते। थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, अरे पैराथायराइड, देखो थायराइड ग्रंथि अगर ज्यादा हो जाए ना तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और थायराइड ग्रंथि ज्यादा हो जाए तो सब में सक्रियता आ जाएगी, आपकी सांस लेने में, आपके कुछ रक्तचाप में, सब में, मतलब सब बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर कम हो जाए तो सब डिक्रीज हो जाएगा। पैराथायराइड आपने अगर ये ज्यादा हो जाए तो फॉस्फोरस और कुछ एक कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देती है, अगर कम हो जाए तो ये दोनों घट जाएगी। वही एक पेंक्रिया आती है और एक अधिवर्त ग्रंथि आती है। देखो अधिवर्त ग्रंथि तो कुछ वक्र के ऊपर पाई जाती है, मे भी 2 तरीके की होती है, इतना कुछ गिवन है इसमें, बस हल्का सा गिवन है। और पेरा जो कुछ पेंक्रिया होता है ना, पेंक्रिया 2 तरीकों से बता होता है, एक तो अल्फा और बीटा। और अल्फा जो है वो कुछ इंसुलिन हार्मोन निकालता है, बीटा जो है वो इंसुलिन हार्मोन निकालता है, और अल्फा जो कुछ ग्लूकोज करके हार्मोन निकालता है। तो बस इतना पर देखना था, ये बेसिक बेसिक जानकारी थी ग्रंथियों। मस्तिष्क के बारे में देखो, मस्तिष्क मोटे मोटे तौर पर मस्तिष्क को देखो, एक तंत्रिका तंत्र जानते हो, तंत्रिका तंत्र 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ। एक तो होता है संवेदी, एक होता है पेशी। संवेदी में आपके सेंसस सूचनाएं लेती है और तंत्रिका तंत्र पहुंचाती है। पेशी में आपका तंत्रिका तंत्र इन सेंसस तक सूचनाएं पहुंचाता है। और उसके बाद कुछ अलग तरीके से भी इसको बांट सकते हैं, और कुछ अगर देखो ना तो इसको केंद्रीय परिधि तंत्रिका तंत्र को केंद्रीय परिधि भी कह सकते हो। तो केंद्रीय कैटेगरी में मस्तिष्क आता है, परिधि में कुछ अदर चीज आती है ना, जैसे कि परानुकंपी, उसको नहीं देखेंगे परानुकंपी और अनुकंपी करके। तो देखो मस्तिष्क में केंद्रीय में कुछ, मस्तिष्क कहाँ आता है पता चल गया ना। अब देखो मस्तिष्क के बारे में हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। मस्तिष्क के 2 हिस्से होते हैं, तो पहला हिस्सा हो जाता है मस्तिष्क का, मस्तिष्क करके ही हो जाता है, दूसरा हो जाता है प्रमस्तिष्क करके, है ना, प्रमस्तिष्क करके। मस्तिष्क को ऐसे अपन 3 तौर पे बांट सकते हैं, मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हो जाता है अग्र, पहला पश्च देख लो, फिर मध्य देख लो, फिर अग्र देख लो, इस तरीके से 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है ना, इसके भी मतलब पश्चिम, मध्य और अग्र, बस कुछ 3 डिवाइडेशन होते हैं। देखो पश्च के 3 काम होते हैं, एक तो मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेतु और कुछ अनुमस्तिष्क करके, इसके 3 हिस्से होते हैं। मेडुला ऑब्लिंगेटा आपके कुछ एक सेतु होता है, देखो जो आपकी नींद से जुड़ा हुआ, अनुमस्तिष्क आपकी संतुलन से जुड़ा हुआ, और मेडुला ऑब्लिंगेटा आपकी अनैच्छिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसके 3 हिस्से होते हैं, जैसे मेडुला ऑब्लिंगेटा हो गया, देन कुछ अनुमस्तिष्क वगैरह हो जाता है, सेतु वगैरह हो जाता है ना। तो MSA करके ध्यान रखेंगे, है ना, MSA करके ध्यान रखेंगे। तो इसमें एम में बताते हैं कि जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है ना, वो आपकी अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है। वहीं सेतु आपकी नींद से जुड़ा हुआ, अनुमस्तिष्क आपके शरीर के बैलेंस से, मध्य मस्तिष्क आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ। ओके, देन अग्र मस्तिष्क, ये भी अपने आप में 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो कुछ अर्धचेतक करके और चेतक। अर्धचेतक में जो आप डेली रूटीन के काम करते हो, खाना पीना, काम है, ये सब, सोना वगैरह, और इसको देखो, इसको चेतक, पहले तो अर्धचेतक और चेतक। और चेतक जो है ना, ये आपकी फीलिंग, इमोशन प्लस आपके दिमाग, दोनों से जुड़े काम करते हैं। बस इतना भरे मस्तिष्क में याद रखो। अब देखो प्रमस्तिष्क, ये इसको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। बस फिनिश करेंगे, खत्म हो चुका है, बस हमारा सेशन पूरा फिनिश। इसमें कुछ ज्यादा गिवन नहीं। प्रमस्तिष्क बेसिकली ना 2 हिस्सों में, 2 तरीकों से बांटते हैं, एक दाया बाया कह दोगे, मतलब दाया गोलार्ध बाया गोलार्ध। आप जानते हो कुछ जो उल्टा गोलार्ध, मतलब कि जो हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है ना, वो पॉजिटिव इमोशन के लिए जिम्मेदार होता है, जो राइट वाला होता है वो नेगेटिव इमोशन के लिए जिम्मेदार होता है। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट तो ध्यान रखेंगे ना, ऐसी चीजें याद रही। तो प्रमस्तिष्क में क्या बताते हैं, देखो प्रमस्तिष्क 2 तरीकों से मैंने बता दिया, दाया बाया, और एक और हिस्सा होता है जिसमें हम एक और प्रकार होता है जिसमें हम इसको 4 तरीकों से बांट सकते हैं। ये तो है ही सही हमारा, इसके अलावा कुछ 4 हिस्से और हो जाते हैं इसके। अब वो 4 हिस्से कौन कौन से, वो 4 हिस्से कुछ इस तरीके के, जैसे आगे का हिस्सा ध्यान रखो, पीछे का ध्यान रखो, जैसे कि ललाट वगैरह, पश्च वगैरह, और इसको शंख भी कहते हैं। समझो, ऐसे कहते हैं, ये इतना मतलब अपने को सिर्फ समझना, ठीक है। इसको ललाट को शंख भी कह दो, पीछे वाले हिस्से को पार्श्विक कह दो, ऐसे ध्यान रखो। तो ललाट वगैरह, पश्च वगैरह, और फिर आगे वाले को शंख भी कह सकते हो, और फिर पार्श्विक वगैरह, है ना। देखो ललाट क्या काम कर रहा है, आगे वाला ये चिंतन है, मनन है, सिर्फ रेखाएं नहीं होती है भविष्य। वैसे तो कहते ना कि जिसके हाथ नहीं है उसकी भी तो किस्मत होती होगी, है ना। तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना इन चीजों पे, है ना। अपने ऊपर विश्वास करो, अपने काम के ऊपर, अपनी ईमानदारी पे विश्वास रखो बस। तो ललाट क्या करता है, चिंतन मनन, कल्पना, तर्क, चिंतन, ये सब कुछ सोचना वगैरह, प्रत्यक्षीकरण वगैरह, जो सारी दिमागी चीजें ना, वो काम, उससे जुड़े काम ललाट करता है। पश्चिम मस्तिष्क आपकी आंखों से जुड़ा हुआ है, कहते हैं कि यहाँ जो पीछे वाला हिस्सा है ना, ये आपकी आंखों से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़े मतलब कि चक्षु से जुड़े हुआ काम नहीं है। वहीं
शंख वगैरह ये कुछ आपकी भाषा से, वाणी से, देखो शंख आवाज आती है, वैसे ध्यान रखो भाषा और वाणी से जुड़ा। वही जो पार्श्विक वाला हिस्सा ना, ये आपकी ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा। तो ये पार्श्विक पार्श्विक दोनों अपने चक्षुर ज्ञानेंद्रिय इजी में, और ये अपने आपकी कल्पना, चिंतन, तर्क शक्ति वगैरह। और ये जो शब्द के शंख से ध्यान रखेंगे कि शंख आवाज से जुड़ा। तो ये हमारा बस फिनिश हो चुका है, ठीक है। बस ये हमारा ग्रंथिया और मस्तिष्क कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे कोटेशन, जो मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा हमको हमें थोड़ा सा विशेष फैक्ट को जानना हो। विशेष फैक्ट में ज्यादा कुछ नहीं, तो शर्ट ट्रिक से ध्यान रखोगे। देखो विशेष तथ्य, तो एक तो श से ध्यान रखोगे, एस एच से, और एक ध्यान रखोगे थोड़ा सा ध्यान रखोगे यहाँ पे कुछ। देखो मान लो पतिदेव आते तो स्वामी के दो, देन मेज आ जाती है यानी कुर्सी वगैरह आ जाएगी, देन पेग लगाते हैं आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से ध्यान रखेंगे। उसके बाद लास्टली अपन देख लेंगे थोड़ा वुड की, लकड़ी की मेज मान लो, ठीक है। और मी एंड जा यानी जाने का कह दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। देखो एस से तो हॉलैंड आ जाता है। हॉलैंड क्या, एक हेडो कमेटी आती है, हेडो कमेटी आती है। और कुछ बस हेडो कमेटी का जिक्र होता है, और एक हेडो कमेटी, हाँ कुछ हेडो कमेटी का जिक्र होता है। और एस से हो जाता है कुछ स्किनर महोदय का, स्किनर महोदय का जिक्र हो जाता है। इससे देखो थोड़ा सा जो चलो स्किनर का जिक्र हो जाता है थोड़ा, और कुछ एक दो और जिक्र होगा, एक स्किनर महोदय हो जाएंगे, और इसके बाद कुछ स्पिट्स वगैरह, और एक स्पिट्स वगैरह हो जाएगा थोड़ा सा, स्पिट्स, स्किनर, हेडो कमेटी, स्किनर, स्पिट्स से, और स्ट्रांग करके। बस ये दो तीन व्यक्तियों के नाम ध्यान रखेंगे, है। और इधर स्वामी नाम तो मैंने बताई थी। देखो हेडो कमेटी किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। स्किनर कहते हैं कि कुछ स्किनर महोदय, चलो इनका डेश रखेंगे। स्पिट्स कहते हैं कि समय का आपके बचपन, हाँ स्किनर महोदय बेसिकली व्यवहारवादी है, और इनका कोटेशन कुछ, चलो इनका कोटेशन थोड़ा सा स्किप रखते हैं, ओके। देन स्पिट्स कहते हैं कि समय आपके जन्म से आप में मौजूद होते हैं। वहीं स्ट्रांग कहते हैं कि 15 साल के बाद आपकी रुचि बढ़ती नहीं, इसलिए हो जाती है आपकी रुचियां बढ़ना बंद कर देती है। रुचियों में इंक्रीज होना, मतलब बढ़ोतरी नहीं होती 15 साल के बाद। उसके बाद स्वामी, मेज और इनके बारे में ध्यान रखें। देखो कुप्पू स्वामी कहते हैं कि कुछ संचरण आएगा, कि किशोरावस्था संचरण का काल है, तो स्वामी इधर से उधर घूमते रहते हैं, ऐसे ध्यान रखेंगे। मेज में आएगा कुछ, मेज कहते हैं कि बच्चा अपने मेज का थोड़ा स्किप रखेंगे, थोड़ा सा भी मिस हो रहा है। देखो पेग क्या कहते हैं, पेग कहते हैं बच्चा अपने वैल्यूज का निर्माण खुद करता है, और वही मतलब जो नैतिक मूल्य वगैरह है ना, ये बच्चा खुद बनाता है, अपना पेग खुद बनाना है ना। इस तरीके से ध्यान रखिए। उसके बाद वुड है, और इसके एक और आ जाता है अपना कुछ वुड है, और फिर क्या लिखा हमने, स्वामी है, मेज, बस इतना ही देखा ना हमने। तो वुड कहते हैं कि वातावरण और वंशानुक्रम, इन दोनों का क्रॉस होता है व्यक्ति, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ बेसिक से परिभाषा जानी, थोड़ा सा इनको ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट से परिभाषा हो जाती। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, ठीक है। बस इतने से घर में खत्म हो। तो बस तो हमने क्या क्या देखा, 2-5 मिनट रिवाइज कर लेते, ठीक है। तो बस थोड़ा सा रिजल्ट लेते लास्ट में जाते जाते हमने क्या पढ़ा। देखो हमने हल्का सा जाना कुछ भाषा और विचारों में क्या रिलेशन होता है, ये जाना है ना, जिसमें हम थोड़ा सा देखते हैं विद्वान के अनुसार क्या रिलेशन, 3-4 कोटेशन आते, 3-4 विद्वान आते जो बताते हैं क्या रिलेशन है, वही कुछ अदर जानकारी आ जाती है। इसके बाद हम कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं हल्का सा, थोड़ा सा मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। तो ग्रंथि और मस्तिष्क के बारे में पढ़ने के बाद हम कुछ फैक्ट पे आ जाते हैं और कुछ तथ्यों को जानते हैं, जिसको हम ऐसे से ध्यान रखते हैं, और थोड़ा सा हम शेयर करके, और फिर कुप्पू स्वामी वगैरह, स्वामी, मेज, पेग और झा। देखो हाँ बी एन झा का कोटेशन बताया ना आपको, बी एन झा कहते हैं कि बच्चे में कामुकता बहुत होती है, इस तरीके का कोटेशन आ जाता है। तो इस तरीके से हम कुछ 3 टॉपिक को पढ़ चुके हैं, ओके। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, छोटा सा सेशन, जिसमें हमने कुछ 3 मुद्दों को कवर किया है। तो इसी तरीके से फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी ऐसे ही अगले सेशन के साथ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।